यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं लिमिटेड वॉर की। लिमिटेड वॉर को हम किस तरीके से समझें और देखें, क्योंकि जो आपने अक्टूबर तक का वक्त बताया, ऐसे में पूरा सितंबर का महीना है और जिस तरीके से चीन के लगातार हौसले बुलंद हो रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए आप भी ये कह रहे हैं कि टैंक्स के मूवमेंट देखे गए, लेकिन हर चीज, हर डिटेल यहाँ पर जानकारी नहीं दी जा सकती है। ऐसे में एक महीने तक कैसे कंटेन करेगी भारतीय सेना? क्योंकि एक तरफ तो आप वार्ता कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह का मूवमेंट चीन की तरफ से देख रहे हैं। कैसे, क्या तैयारी, क्या रणनीति? देखिए, अगर हम 1962 की जो भारत और चीन की युद्ध थी उसके इतिहास को समझते हैं, तब भी जो जंग है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में हुई। उस वक्त पंडित नेहरू, जनरल कॉल और जो आर्मी हेडक्वार्टर्स था, उनको लगता था कि अप्रैल मई जून के महीने में तो इतनी ऊंचाइयों पे 14, 15, 16, 17, 18 फुट ऊंचाई, 1000 फुट की ऊंचाई पर जंग लड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन चीन ने धोखा दिया। इस दफा जो फर्क है वो ये कि चाहे वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो, आर्मी चीफ हो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, प्रधानमंत्री खुद हो, उनको मालूम है कि चीन का मंसूबा नेक नहीं है। वो नहीं चाहते कि लगातार देश में इस पर चर्चा होती रहे, देश में इस पर पैनिक होता रहे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं इस बात की पूरी जानकारी है कि चीन बेहद खतरनाक इरादे से स्टेटस को बदलने के लिए, देखिए चीन ने पिछले 20 साल में जिस तरीके से अपना विकास किया है, चीन को लग रहा है कि वो दुनिया में एक नया सुपर पावर बन चुका है, एक सुपर पावर महाशक्ति के तौर पे वो उभर रहा है। उसको लग रहा है कि वो अमेरिका के भी आगे निकल चुका है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत और चीन दोनों देशों ने 20 साल में विकास किया है। चीन का विकास हमसे तेज रफ्तार से हुआ है, लेकिन अगर चीन को लगे कि भारत के 1.3 अरब जो लोग हैं वो ऐसे ही घुटने टेक देंगे और चीन को सलाम करेंगे, तो वो तो ऐसा होने नहीं वाला। भारत की सेना ने बहुत अग्रेसिव वहां पर डिप्लॉयमेंट की है ताकि चीन को पुशबैक किया जा सके। हमारी कोशिश ये है कि स्थिति खराब ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जंग होगी, मैं कह रहा हूं कि जंग की आशंका है। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में इस पर चर्चा है। आपने देखा खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है भारत के सबसे सीनियर मोस्ट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रावत, उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, यानी कि हो सकता है कि हमें जंग लड़नी पड़े क्योंकि चीन वापस नहीं जा रहा। अमूमन जिस तरीके से हमने तमाम जगहों पर देखा कि कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद चीन वापस चला जाया करता है, इस दफा नहीं ऐसा हो रहा है। और जैसे जैसे इसके बारे में और जानकारी आ रही, लग रहा है कि चीन के भीतर शी जिनपिंग काफी प्रेशर में है। प्रेशर इस वजह से क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें जो उन्होंने पर्ज किया, जो उनके विरोधी थे उनको हटा दिया, अब उनकी स्थिति बड़ी नाजुक है। अगर वो हट जाएं तो प्रेशर में आ जाएंगे कि आपने फिर ये पंगा लिया ही क्यों, और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो भारत की सेना तैनात है। अब स्थिति बहुत ही संवेदनशील है। हम और डिटेल्स की वेट कर रहे हैं 14 कोर से और आर्मी हेडक्वार्टर से आपको बताएंगे। मनजीत नेगी भी हमारे साथ मौजूद हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, संजय कुलकर्णी सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जिस बात का जिक्र राहुल यहां पर कर रहे हैं, अक्टूबर 2020 एक लिमिटेड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो ग्राउंड पर परिस्थितियां अभी दिखाई देती हैं, क्योंकि 15 जून को गलवान में जो हुआ उसके बाद लग रहा, कोशिशें ये हो रही थी कि हालात सुधरें, लेकिन देखिए आज हम फिर उस मोड़ पर खड़े हैं जहां पर चीन की तरफ से हमें धोखा मिला है। किस दिशा में ये परिस्थितियां जाते हुए आप देख रहे हैं एक एक्सपर्ट के तौर पर? ऐसे है कि चीन दबाव डाल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। आप 1962 की बात कर रहे हैं, अगर आप देखें तो उस वक्त भी इसी तरह चीन बातचीत करता रहा, दबाव डालता रहा और अक्टूबर के महीने में उसने हमला किया। इस वक्त हमला तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चीन दबाव डालता है, चीन दबाव डालेगा। चीन के कथनी और करनी में अंतर है। चीन के अंदरूनी मामलात भी बहुत खराब हैं, उनकी हालत अंदरूनी बहुत ही खराब है। उनको मालूम है कि वो वैसे भी साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में दबाव में आ रहा है। अमेरिका उसको आंख दिखा रहा है, वो तरह तरह की एक्सरसाइजेस करने की कोशिश कर रहा है। उसको लग रहा है कि हिंदुस्तान भी इन सब के साथ मिल गया है, तो चीन के ऊपर जबरदस्त दबाव है। अगर आप देखें, उस दबाव को मद्देनजर रखते हुए हम लोग बार बार कह रहे हैं स्टेटस को एंटे, यानी कि अप्रैल 2020 की स्थिति में आई गई, उसके बाद ही पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होगा। उसको मद्देनजर रखते हुए चीन को लगता है दबाव डालते रहो, हम स्टेटस को में मानेंगे, स्टेटस को जहां पर भी है वहां पे रहेंगे। तो ये जो दोनों अंतर है, स्टेटस को एंटे, इनमें अंतर होने के कारण चीन दबाव डाल करके कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार जो उसने इस तरह का मुझे लगता है एक हिकामत की है कि वो साउथ ऑफ पेंगांग सो आने की, मुझे लगता है बातचीत यस, लेकिन अब जवाब देने का वक्त आ गया है कि जहां तक हम सह सकते हैं, अब इससे ज्यादा हम सह नहीं सकते हैं। और अगर हम लोगों ने कहा है कि अब ये जिस तरीके से चीन कार्रवाई कर रहा है, उसकी कथनी और करनी में अंतर है,
चीन दबाव डाल रहा है, और अगर हम दबाव के नीचे दब गए तो मुश्किल होगी। अभी हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना है, आंख में आंख डालकर बात करनी है। अगर वो कहीं पर भी इंट्रूजन करने की कोशिश करता है, ट्रांसग्रेशन करता है, तो उसको जवाब तुरंत देना चाहिए। हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाज भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। मंजीत भी मौजूद है। मंजीत, कोई नई जानकारी आई है? मीनाक्षी, 2930 की जो घटना है उसको लेकर एक जानकारी देना चाहूंगा। सेना के जो सूत्र बता रहे हैं काफी बड़ी संख्या थी PLA की, जब उन्होंने 2930 की रात को दक्षिण जो पेंगोंग त्सो का इलाका है वहां पर जो कोशिश की भारतीय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर घुसने की, तो वहां पर काफी बड़ी संख्या थी चीन की, और एक तरह से तैयारी के साथ चीन ने इस घटना को अंजाम दिया। और कल भी हमने जिस तरह से बताया कि भारतीय सेना की जो सेनाओं की जो तैनाती है, खासतौर से तीनों सेनाओं की तैयारी की बात करें, दक्षिण चीन सागर में भारतीय सेना नौसेना के जंगी बेड़े तैनात किए गए थे, उसको लेकर भी चीन को परेशानी थी। और कहीं ना कहीं उस घटना से भी चीन एक तरह से परेशान था, उसको उसने राजनीतिक मोर्चे पर उठाया। और इसीलिए 2930 की जो घटना हुई वो चीन की बौखलाहट थी। और उस घटना के दौरान जो जानकारी मिल पा रही, काफी बड़ी संख्या में चीन ने वहां पर कोशिश की, लेकिन आशंका भारतीय सेनाओं को लगातार इस बात की बनी हुई थी कि चीन कहीं ना कहीं किसी इलाके में इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है, और इसीलिए तैयारी थी। और इस बार चीन गलवान जैसी किसी घटना को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो पाया, और इसीलिए समय रहते सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत के साथ चीन की इस घटना को नाकाम किया। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। AK सिवाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे सिवाज सर कि जिस तरीके से अब लगातार हम मूवमेंट चीनी सेना का देख रहे हैं, ये रणनीति जो भारतीय सेना ने अब अपनाई है, इसको हम किस तरीके से देखें, कैसे समझें, और आने वाले वक्त में क्या वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत ने अभी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी अपनाई है कि ये है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, और चीन की जो असलियत है उसको जान गए हैं कि चीन कहीं ना कहीं कहता कुछ है, करता और कुछ है। तो जिस प्रकार से इसने 29 और 30 अगस्त की रात को कहीं ना कहीं पेंगोंग त्सो में एक प्रकार दोबारा दबाव डालने की कोशिश की, ये एक सोची समझी साजिश है चीन की। और चीन कहीं ना कहीं, जो बिल्कुल ठीक बता रहे थे मंजीत, कि जो प्रेशर में आया है कि जब भारत ने अपनी दो शिपें हैं जो कि साउथ चाइना सी में भी भेज दी हैं, तो एक प्रकार से जो चीन अभी बुखलाया हुआ है और प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि हम मान जाएं कि जो स्टेटस को अभी है, और हम कह रहे हैं जब तक आप अप्रैल 2020 की स्थिति में नहीं जाएंगे हम मानने वाले नहीं हैं। और भारत इसके लिए तैयार है, भारत किसी हद को जाने के लिए तैयार है। चीन को यह समझना चाहिए। और मैं एक बात आना चाहता हूं, बहुत जरूरी बात, कि जो चीन का मेन मुद्दा है देपसंग का इलाका, और वो कहीं ना कहीं आपके प्रेशर डाल रहा है फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 पेंगोंग त्सो में, मगर वो देपसंग का जो इलाका है जहां वो दौलत बेग ओल्डी में जो दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी वाली रोड है उसको डोमिनेट करना चाहता है। और कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाहता है कि अगर वो फिंगर एरिया में वापस जाने के लिए तैयार है, मगर देपसंग से वो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि उसको डर है कि जब हम सब सेक्टर नॉर्थ जो दोरबक का इलाका है वो 8 किलोमीटर है आपके काराकोरम पास से साउथ में, और वहां से भारत अक्साई चीन में भी जा सकता है, जिसको गेटवे टू अक्साई चीन बोलते हैं, ईस्ट में जाने में, और वेस्ट में गिलगित बाल्टिस्तान में जा सकता है, जहां चीन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो एक प्रकार से जो चीन है एक सोची समझी साजिश के साथ आया है। भारत हर चीज के लिए तैयार है, भारत ने अपनी तैयारी कर ली है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे वो सेंट्रल सेक्टर में हो, आपके जो उत्तराखंड और हिमाचल में, या आपके ईस्टर्न लद्दाख में, भारत बिल्कुल समझ गया है। क्योंकि अब भारत की भी पूरी तैयारी है, भारत की 3 से ज्यादा डिवीजन डिप्लॉयड है, आपके आर्टिलरी गन्स हैं, मिसाइल लगा दी है। बिल्कुल। और देखिए सिवाज सर, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, जिन तैयारियों का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो एक छोटा सा ही सही जो स्टेटमेंट आया उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि सेना अपनी तरह से पूरी तैयार है, और अंदेशा भी था कि चीन की तरफ से ऐसा होगा। अशरफ वानी भी मौजूद है हमारे साथ। अशरफ, जिस दौरान गलवान की घटना हुई थी, आप खुद उस इलाके में उससे पहले और उसके बाद आपने विजिट किया था, आपने वहां की परिस्थितियां देखी थी, और जिस बात का जिक्र भी राहुल कमल भी कर रहे थे कि जो डीप एरियाज है पेंगोंग त्सो से लगते हुए, वहां से लोगों को हटाया गया है, उन्हें वापस लाया गया है। प्रीएम्प्ट कर रही थी सेना इस चीज के लिए, इस घटना के लिए?
बिल्कुल मीनाक्षी, दरअसल अगर आप देखें तो 2017 में जो अगस्त में सबसे बड़ी घटना घटी थी 15 अगस्त 16 अगस्त को, उसमें जो पहली बार जो है एग्रेसिव तौर पर चीनी सेना और इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, क्योंकि तब फ्रंट लाइन पर इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस थी, उसमें काफ़ी हाथापाई हुई थी, लेकिन वहां पर खुशनसीबी ये थी कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन फिर मामला ठप हो गया था। लेकिन अब की बार इस बार जो चीन की तरफ से घुसपैठ है उसमें क्या फ़र्क है, वो लगातार अब मई के पहले हफ्ते से ही जिस भारतीय इलाके नो मैन्स लैंड में आए हैं वहां से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। हमने कई दौर की बातचीत देखी, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत देखी, जो कमांड लेवल की बातचीतें देखी, उसमें भी चीन जो बैठकों में भारतीय सेना को भरोसा देता था वो जमीन पर उस पर अमल नहीं कर रहा था। और ये 1962 की जंग के बाद पहली बार हो रहा है जब चीनी सेना जो है फॉरवर्ड एरिया से पीछे नहीं हट रही है और उस तरह की तैयारी के साथ आई है जिसमें हथियार और पूरी तरह से सर्दियों में रहने का साजो सामान और उस तरह की तैयारी के साथ आया है। उसके जवाब में फिर जून के महीने में जब गलवान की घटना घटी थी उसके बाद भारतीय सेना ने भी बहुत तेजी के साथ अपनी सेना की तैनाती भी बढ़ाई थी, हथियारों की नियुक्ति, जो हथियार जो लगाए जाते हैं फॉरवर्ड एरियाज में उनको भी कहा था, चाहे बोफोर्स हो चाहे टैंक्स हो, सब कुछ जो है पहले ही लद्दाख के लाइन ऑफ कंट्रोल